द सीईओ नेक्स्ट डोर, इस किताब का थीम है टू प्रेजेंट द मिथ्स अबाउट व्हाट इट टेक्स टू गेट टू द टॉप एंड सक्सीड। दोस्तों ये किताब उन कॉमन क्वालिटीज और कॉम्पिटिटिव ऑप्शंस के बारे में बताती है जो सफल सीईओज को दूसरों से अलग करती है। ये ऐसे टिप्स शेयर करती है जिन्हें यूज करके ऑर्डिनरी लोग भी अपने करियर में बड़ी और सफल कंपनियों को बिल्ड कर सकते हैं। इस किताब के ऑथर हैं एलेना बोथेलो। इन्होंने एमबीए वॉर्टन यूनिवर्सिटी से किया है। वो जीएच स्मार्ट में पार्टनर हैं और उन्होंने मैकेंजी में स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट का काम किया है। उन्होंने पिछले 20 सालों में 200 से ज्यादा सीईओज और बोर्ड्स को सर्व किया है। किम आर पॉवेल ने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ाई करने के बाद बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में एडवाइजर के तौर पर काम किया है। वो अभी जीएच स्मार्ट में पार्टनर हैं और पिछले 20 सालों में कई सीईओज और हाई पोटेंशियल लीडर्स की मदद कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों द सीईओ नेक्स्ट डोर की बुक समरी को सुनते हैं। हम इस समरी में जानेंगे दोस्तों कि एक अच्छी कंपनी का सीईओ बनने के लिए किसी को किसी बड़े कॉलेज की डिग्री या बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं होती है। दोहराए जाने योग्य और वेल प्लान सिस्टम को बनाकर हम गलतियां करने से बच सकते हैं। हमारे डिसीजन लेने की सिंप्लिसिटी और स्पीड किसी भी डील से ज्यादा कीमती होती है दोस्तों। और सक्सेसफुल सीईओ पास्ट को भूलकर और फ्यूचर के ट्रेंड्स को अडैप्ट करने पर फोकस करते हैं। तो आइए द सीईओ नेक्स्ट डोर किताब की समरी को डिटेल में इंग्लिश में सुनते हैं दोस्तों। जाने की सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने के लिए क्या चाहिए होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अक्सर बेहद इंटेलिजेंट लोगों के रूप में प्रेजेंट किया जाता है जो फैंसी सूट्स पहनते हैं और बिजनेस के लिए असली समझ रखते हैं। हालांकि उनमें से कुछ के पास ना तो कोई हायर एजुकेशन की डिग्री होती है और ना ही उनकी फैमिली पहले से अमीर होती है। वास्तव में कॉर्पोरेट सक्सेस अक्सर किसी बहुत नॉलेज वाले या एक अमीर पर्सन को बहुत कम मिलती है। ऑथर्स बथेलो और पॉवेल ने इस बुक में बताया है कि एक सक्सेसफुल कंपनी का लीडर बनने के लिए वास्तव में क्या जरूरी होता है। यह जानने के लिए उन्होंने काफी बड़े स्केल पर रिसर्च की है। ये वो स्किल्स हैं जिन्हें कोई भी सीख सकता है। इन्हें पाने और इम्प्लीमेंट करने के लिए इस समरी में इन स्टेप्स को काफी क्लैरिटी के साथ समझाया गया है दोस्तों। इस समरी में दिए गए अलग अलग इंडस्ट्रीज के कई फेमस सीईओज के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देखेंगे कि आपको अगला एलन मस्क या इंदिरा नूई बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सीईओ पैदा नहीं होते हैं, वे बनते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हम में से कई लोग मानते हैं कि सीईओ एक एवरेज एम्प्लॉय से पूरी तरीके से अलग होते हैं। इसके अलावा हम यह भी मानते हैं कि एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए रिच पेरेंट्स या असाधारण इंटेलिजेंस होना जरूरी होता है। हालांकि जीएच स्मार्ट प्रोजेक्ट जिसमें इस बुक की दोनों ऑथर्स इन्वॉल्व थी और जिसमें उन्होंने 2600 से ज्यादा सीईओज का सर्वे किया था, उसमें उन्होंने पाया कि रियलिटी इन बिलीव्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। ज्यादातर सीईओज केवल रेगुलर लोग थे जिन्होंने अपने करियर के दौरान अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया। 70% से अधिक सीईओज ने सर्वे में दावा किया है कि जब उन्होंने पहली बार काम करना शुरू किया था तो उनका सीईओ बनने का कोई इरादा ही नहीं था। एग्जाम्पल के लिए डॉन स्लेजर लेते हैं। इस बुक को लिखते समय स्लेजर रिपब्लिक सर्विसेज के सीईओ हैं जो $9 बिलियन की कंपनी है और फॉर्च्यून मैगजीन के द्वारा रेट की गई यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप 500 अमीर कंपनियों में से एक है। डॉन कभी कॉलेज नहीं गए हैं, लेकिन वेबसाइट ग्लासडोर के द्वारा उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर 1 सीईओ बताया गया है। वास्तव में उन्होंने कंपनी के लिए एक गार्बेज मैन के रूप में काम करना शुरू किया था। अपनी रैंक को अचीव करते करते स्लेजर अमेरिका में अमेरिकन वेस्ट सर्विस इंडस्ट्री की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक के हेड बन गए। ये जनरल पब्लिक के साथ उनका कनेक्ट करने की नॉलेज और समझदारी के साथ साथ कंपनी के सभी एरियाज में काम करने से प्राप्त एक्सपीरियंस था जिसने स्लेजर को सीईओ की पोस्ट के लिए बेस्ट कैंडिडेट बना दिया। और भी सर्वे से पता चला है कि आपको सीईओ बनने के लिए जीनियस होने की जरूरत नहीं है। दरअसल जो सीईओज कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज या लंबे शब्दों को यूज करते हैं उन्हें जनरली खराब सीईओ के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा उनके चुने जाने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत कम हो जाती है। क्या आपको पता है कि केवल 7% सीईओज ही किसी पॉपुलर कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। हालांकि फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लीडर्स में से आमतौर पर कुछ लोग पॉपुलर कॉलेजेस से होते हैं, लेकिन छोटी और कम पॉपुलर कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। लेकिन पॉपुलर स्कूल्स को अलग करते हुए इस पर विचार करें कि डॉन स्लेजर की तरह 8% सीईओज ने कभी भी किसी भी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है। इसलिए बात साफ है कि हायर लेवल एजुकेशन की कमी
सीईओ बनने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। सीईओ बनने के लिए आपको असाधारण रूप से बातूनी होने की भी जरूरत नहीं है। ईगोइस्टिक लोग सबसे खराब सीईओ होते हैं क्योंकि वे अपनी इंडिविजुअल सक्सेस पर बहुत फोकस करते हैं और वास्तव में 30% सीईओज इंट्रोवर्ट होते हैं। कम डिसीजन ले जिससे आप फास्टर डिसीजन ले सकें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हमने अभी तक समझा है कि एक अच्छी कंपनी का सीईओ बनने के लिए कॉलेज की डिग्री आवश्यक नहीं है और न ही आपको हाईली इंटेलिजेंट होने की जरूरत है। वास्तव में जिन सीईओ के पास हाई आईक्यू होता है आमतौर पर वो इंफॉर्मेशन पैरालिसिस को एक्सपीरियंस करते हैं या दूसरे शब्दों में वो अधिक जानकारी ना मिलने के कारण डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उन्हें हर दिन इंपॉर्टेंट चॉइसेस चुननी होती है। डिसीजन लेने के लिए कई अलग अलग तरीके भी होते हैं, जैसे किसी डिसीजन को सोच समझकर तुरंत लॉजिक के सहारे या बेस्ट ऑप्शन को चुनकर ले सकते हैं। इन ऑप्शंस में से हाई परफॉर्मिंग सीईओज अक्सर डिसिसिवनेस या बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं, जिसका मतलब है कि उनमें जल्दी और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेने की एबिलिटी होती है। दरअसल ऑथर ने एक स्टडी में पाया है कि डिसिसिवनेस को अपनाकर कोई भी सीईओ 12 टाइम्स बेहतर परफॉर्म कर सकता है। डिसीजन जल्दी लेने के अलावा कई इश्यूज को कवर करने वाला डिसीजन ज्यादातर डिटेल्ड डिसीजन से भी बेहतर होता है। इस पॉइंट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए स्टीव गॉर्मन का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टीव ने 2003 में बस कंपनी ग्रे हाउंड लाइन्स को संभाला था जब यह $140 मिलियन के कर्जे में डूब रही थी। उन्हें एरियाज को डिवाइड करके कंपनी के बिजनेस को बचाने या ट्रैवल के किराए को बढ़ाने की एडवाइस मिली थी। गवर्नमेंट को जल्द से जल्द डिसीजन लेना था। उन्होंने सेल्स फिगर को समझने के बजाय अमेरिका के मैप को देखा। गवर्नमेंट ने इस मैप का कंपैरिजन कंपनी के रूट मैप के साथ किया और कम पॉपुलेशन वाले सभी रूट्स पर अपनी सर्विसेज को बंद करने का बोल्ड डिसीजन लिया। उनके इस डिसीजन से 4 साल बाद ग्रे हाउंड लाइन्स $30 मिलियन का एनुअल प्रॉफिट कमा रही थी। तो गवर्नमेंट की तरह अपने स्पेसिफिक बिजनेस के लिए एक विनिंग फॉर्मूला को ढूंढे और उस पर टिके रहे। मैग्रॉ हिल फाइनेंशियल के सीईओ डॉग पीटरसन ने भी यही किया। वह विशाल समूह जनरल इलेक्ट्रिक के महान सीईओ जैक वेल्च की पॉलिसी को फॉलो करके सक्सेसफुल हुए। वेल्च रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में मार्केट में एंटर करते समय हर नए सेक्टर में नंबर 1 या नंबर 2 बनने की क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी को बंद कर देना चाहिए। इस फॉर्मूले को फॉलो करके पीटरसन ने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने को सिंपल बना दिया और अपने स्टाफ को मार्केट की पॉसिबिलिटीज के बारे में तेजी से डिसीजन लेने में केपेबल बना दिया। कंपनी ने कभी कभी अट्रैक्टिव लगने वाली आइडियाज को लेना बंद कर दिया। उनके लिए सिंप्लिसिटी और स्पीड किसी भी सिंगल डील से ज्यादा कीमती थी। फेवरेबल रिजल्ट्स पाने के लिए आपको अपने स्टेक होल्डर्स को समझाने की जरूरत होती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जैसा कि समरी में पहले भी बताया जा चुका है कि एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी संख्या में सीईओज एक्सट्रोवर्ट होने के बजाय इंट्रोवर्ट होते हैं, या दूसरे शब्दों में ज्यादातर सीईओज कम बोलने वाले होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इफेक्टिव सीईओ बनने के लिए आप में दूसरे लोगों के व्यू पॉइंट पर विचार करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कंपनी के ओनर्स को यह समझने की जरूरत होती है कि कस्टमर्स, बोर्ड मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स को क्या मोटिवेट करता है, जिसका मतलब है कि सीईओज को सुनने और दूसरों से इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत होती है। इंट्रोवर्ट इसमें विशेष रूप से अच्छे होते हैं। वास्तव में लोगों को सच में सुनने के लिए कुछ भी अज्यूम या अनुमान लगाने से बचना जरूरी होता है। जब अन्य लोगों के व्यू पॉइंट और आइडियाज को समझने की बात आती है तो आपको यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं। इसकी बजाय आपको उनकी बातों में जेन्युइन क्यूरियोसिटी या रियल इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और जब वे खुद के बारे में बात कर रहे हो तो हमें उनको ध्यान से सुनना चाहिए। एक सीईओ जिन्होंने इस टैक्टिस को इफेक्टिवली काम में लिया था वो थे नील फिस्के। हालांकि उन्हें मेनली उस पर्सन के रूप में जाना जाता है जिसने एक बर्बाद होती हुई कंपनी बिलाबॉन्ग को बचाया था। उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट एक लॉन्जरी ब्रांड के लिए काम करना था। फिस्के ने महिलाओं के कई इंटरव्यू लिए थे ताकि वो उनकी ड्रेसिंग के बारे में उनकी राय जान सके। इंटरव्यू लेते समय फिस्के अपने मन में कुछ अज्यूम नहीं करते थे। जितनी अधिक इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते थे उन्होंने की, और फिस्के ने इसकी मदद से एक छोटी कंपनी को $1 बिलियन बिजनेस में बदल दिया। जैसा कि ये एग्जाम्पल दिखाता है दोस्तों, सीईओ के लिए अपने कस्टमर्स को जानने में समय बिताना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जिम डोनाल्ड ने स्टारबक्स और सेफवे के अलावा कई फेमस सक्सेसफुल ब्रांड्स में लीडरशिप रोल को हैंडल किया है। वे अपनी सफलता का क्रेडिट अपने आधे से ज्यादा समय ऑफिस के बाहर शॉप्स में बिताने को देते हैं। डोनाल्ड की यह स्ट्रैटेजी वॉलमार्ट में काम करते हुए उन्हें मिली थी। उनके फॉर्मर बॉस सैम वॉल्टन ने उन्हें समझाया था कि असली बिजनेस शॉप्स के कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के बीच होता है।
तो इस तरह कंपनी के बोर्ड मेंबर्स के मोटिवेशन को भी जानना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मेंबर्स को जानने के फायदों को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए और आपको उनकी इंडिविजुअल इच्छा और एक्सपेक्टेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको यह भी समझना चाहिए कि आपकी कंपनी उस विजन में कैसे फिट बैठती है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पर आपको विचार करना चाहिए वो हैं कि वह बोर्ड मेंबर्स कैसे बने, क्या वे एक इन्वेस्टर या फाउंडर के क्लोज हैं, वो बोर्ड में क्यों शामिल हुए हैं, कि वो पैसे, रिस्पेक्ट या इंटेलिजेंस के लिए आपके साथ हैं या किसी और कारण की वजह से। इन सवालों का जवाब ढूंढकर आप अपनी कंपनी के गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बोर्ड मेंबर्स किस तरीके के डिसीजंस को सपोर्ट कर सकते हैं। लोग एक कंसिस्टेंट और कमिटेड सीईओ पर भरोसा करेंगे। यदि 2 कैंडिडेट सीईओ की पोजीशन पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो जो पर्सन ज्यादा भरोसेमंद होगा जॉब उसी को मिलेगी। दोस्तों, असल में जो सीईओज रिलायबल होने के लिए जाने जाते हैं उन्हें कोई पोजीशन मिलने के चांसेस दूसरों की तुलना में डबल हो जाते हैं। खुद को एक भरोसेमंद पर्सन के रूप में प्रेजेंट करने के लिए आपको हमेशा अपने कमिटमेंट्स पर ध्यान देना होगा। द जिनोम प्रोजेक्ट में हजारों सीईओज के पर्सनालिटी ट्रेट्स को स्टडी किया गया। दोस्तों, इसमें पाया गया कि उनमें से 94% सीईओज ने अपने कमिटमेंट्स को पूरा करके बहुत हाई स्कोर किया है। इसके अलावा जो लोग परफेक्शन, डिसिप्लिन और ऑनेस्टी को मेंटेन कर रहे थे वे उन मैड जीनियसेस के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद किए जाते थे जो अपने इरिटेटिंग बिहेवियर के कारण बदनाम थे। तो यदि सीईओ की पोस्ट पाने के लिए आपकी मेन वजह यह है कि आप क्रेजी आइडियाज और स्कीम्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचना चाहिए। बोर्ड मेंबर्स ऐसे लीडर्स को चाहते हैं जो कि अपने प्रोमिसेस को पूरा करते हैं, भले ही वो प्रोमिसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हों। वो एक लुभावने प्रॉमिस की जगह एक गारंटीड और सिंपल प्रॉमिस को पसंद करते हैं जिसके सच होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस तरह आप छोटी चीजों का प्रॉमिस करके अपने ट्रस्ट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप यह भी ध्यान रखें कि आप उन छोटे छोटे प्रॉमिसेस को पूरा करें। आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके भी भरोसेमंद बन सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको मूड स्विंग्स या इमोशन से खुद को दूर रखना होगा। टिम्बरलैंड के सीईओ जेफ स्क्वाल्ड्स का कहना है कि आपका स्टाफ आपके कंसिस्टेंट होने पर डिपेंड करता है ताकि वह प्रोफेशनली आपसे कांटेक्ट कर सके। चाहे आप लगातार सीरियस रहें या हमेशा फ्रेंडली हों, आप अपने कलीग्स और एम्प्लॉयज के अप्रोच में रहेंगे जब आपका मूड प्रेडिक्टेबल होगा। इसके अलावा अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ किस्से तैयार करके आप खुद को एक ऐसा सीईओ बना सकते हैं जिस पर विश्वास किया जा सकता है। जब लीडरशिप पोजीशन के लिए हो रहे एक इंटरव्यू में अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके इस फैक्ट को प्रूव करते हैं, आप एक भरोसेमंद ऑप्शन बन जाते हैं। पिछली सिचुएशन के बारे में सोचिए जिसमें आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आप बता सकते हैं कि आपने उन कठिनाइयों से क्या सीखा था और खुद को उनसे कैसे छुड़ाया था। यह आपको किसी पर्सन के रूप में जाने में मदद करेगी जिस पर भविष्य में आने वाली कॉमन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। रिपीट करने योग्य और अच्छी तरीके से वेल प्लान सिस्टम्स को बिल्ड करके गलतियां करने से बचें। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। जब आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं तो सब कुछ एक साथ मैनेज करना लगभग इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसलिए आपको कुछ ऐसे सिस्टम बनाने होंगे जिसको आसानी से कुछ रिपीटेटिव स्टेप्स करके किया जा सकता है। यह सिस्टम आपके एम्प्लॉयज को एफिशिएंसी से काम करने में मदद करेंगे। ऐसा करने के लिए आपको खुद को ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर के रूप में इमेजिन करना होगा। यह पर्सन म्यूजिक प्ले करने की बजाय एक कंडक्टर दूर से हर किसी पर नजर रखता है। एक शानदार शो को प्रेजेंट करने के लिए कंडक्टर को प्रैक्टिस करने के दौरान परफॉर्मर्स के साथ काम करना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनमें से हर कोई अपने अपने रोल को जानता हो। गलती होने की पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए वो कोशिश करता है कि परफॉर्मेंस को कई बार किया जा चुका हो। ऐसा करके परफॉर्मेंस को देने वाले दिन कंडक्टर को बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परफॉर्मर्स को पता होता है कि वह क्या करना चाहते हैं। उन्होंने सैकड़ों बार सेम पैटर्न को प्रैक्टिस किया होता है। आपको एक सीईओ के रूप में भी ऐसा ही काम करने की कोशिश करनी चाहिए। खुद को एक कंडक्टर की तरह समझने के अलावा एक नेवी सील की तरह सोचना भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। मान लीजिए कि आप एक लड़ाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे समय में काम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी समझ पर भरोसा करें, कड़ी मेहनत से लड़ें और बेस्ट रिजल्ट की आशा करें। लेकिन नेवी सील ऐसा नहीं करते हैं। उन्हें पहले से ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना सिखाया जाता है ताकि प्रेशर के बढ़ने पर भी वे अपनी रिपीटेटिव ट्रेनिंग को याद कर सकते हैं और कोई मिस्टेक करने से बच सकते हैं।
तो अंत में एक अच्छी तरीके से वेल प्लान सिस्टम बनाने से गलतियों को रोकने में भी मदद मिल सकती है। कुछ केसेस में एक भरोसेमंद सिस्टम को बनाने का मतलब जीवन और मौत के बीच का अंतर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए फिलाडेल्फिया के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कभी कभी ट्रीटमेंट सिस्टम में गलतियां हो जाती हैं। डॉक्टर्स और नर्सेस ना केवल दवाई की डोजेस और ट्रीटमेंट्स के साथ गलतियां कर बैठते हैं, बल्कि वह उन्हें छुपाने की भी कोशिश करते हैं। तब एक दिन यह पता चला कि यह गलतियां नहीं थी जिसके कारण अधिकांश एरर्स हो रहे थे, बल्कि यह तो उन्हें छुपाने की कोशिश थी जो उन एरर्स को बढ़ा रही थी। तो हॉस्पिटल ने सिस्टम को बदल दिया और एरर्स या नियर मिसेस को गुड कैचेस के रूप में बोलना शुरू कर दिया। गुड कैचेस कितना सही वर्ड है दोस्तों। जो स्टाफ मेंबर्स खुद के या दूसरों के सबसे ज्यादा गुड कैचेस यानी नियर मिसेस को सामने लाता था, उन्हें एक अवार्ड दिया जाता था। इस एफर्ट के कारण मेडिकल एरर्स में 80% तक की कमी आ गई दोस्तों। 80% तक की कमी। पास्ट को भूल जाइए और फ्यूचर के ट्रेंड्स को अडैप्ट करने पर फोकस कीजिए। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ब्लॉकबस्टर वीडियो और कोडैक में क्या समानता है? दोनों ऐसे बिजनेसेस हैं जो फेल हो गए हैं क्योंकि वे फ्यूचर के अकॉर्डिंग खुद को अडैप्ट नहीं कर पाए। फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पुराने आइडियाज को छोड़कर नए आइडियाज के लिए जगह बनाना है। हालांकि कोडैक ने पहले डिजिटल कैमरा का इन्वेंशन किया था, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाने के लिए 18 साल तक इंतजार किया। इस अपॉर्चुनिटी को खोने के कारण कंपनी को 2012 में खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ा था। इसी तरह वीडियो रेंटल कंपनी ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को 3 बार खरीदने के मौकों को अपने हाथ से जाने दिया क्योंकि इसे बिजनेस मॉडल में पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी। अब हम जानते हैं कि यह एक बड़ी गलती थी और इस वजह से ब्लॉकबस्टर भी बैंकरप्ट हो गई थी। कोडैक और ब्लॉकबस्टर दोनों फेल रहे क्योंकि वे अपनी पुरानी प्रैक्टिसेस को छोड़ने और खुद को बिजनेस के नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग बदलने के लिए तैयार नहीं थे। इसके ऑपोजिट जब इंटेल ने देखा कि जापानीज कंपनीज कम कॉस्ट पर मेमोरी चिप का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं, तो उन्हें पता था कि इसे जल्दी से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इस नए कंपटीशन में इंटेल का प्रॉफिट 1984 में $198 बिलियन था और सिर्फ उसी के 1 साल बाद यह $2 मिलियन हो गया था। इसलिए इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर पर पूरी तरीके से फोकस करने का डिसीजन किया और अपनी मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दिया। कंपनी की खुद को बदलने की इच्छा के कारण मिड 1980 में हो रहे इसके $4 बिलियन के प्रॉफिट के कंपैरिजन आज बढ़कर $197 बिलियन हो गया है। क्लियरली किसी भी कंपनी के लिए आने वाले ट्रेंड्स में टॉप पर रहना लगातार सफलता पाने के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इस तेजी से बदलती इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं दोस्तों? इसका जवाब है एक ट्रेंड हंटर बनकर। फार्मास्यूटिकल फर्म क्यूटनी के सीईओ जीन हॉफमैन ट्रेंड हंटर का एक बड़ा एग्जाम्पल है। हॉफमैन ह्यूमन फार्मेसी में ट्रेंड की स्टडी करके और जानवरों की दवाइयों में बदलावों को पहले से बताकर अप्लाई करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इंडस्ट्री से बाहर होने वाले ट्रेंड्स भी आपकी मदद कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर डिज्नी वर्ल्ड ने किसी पॉपुलर ट्रेंड को खोजने के लिए दूसरे थीम पार्क्स को नहीं देखा था। इसकी बजाय उन्होंने खुद को दूसरों से कंपेयर किया और फैमिली एंटरटेनमेंट, गेम्स, फिल्म, स्पोर्ट्स और टॉयज को शामिल किया। अपनी रिसर्च से उन्होंने सीखा कि हैरी पॉटर फिनोमिनन और ट्रेम्पोलिनिंग जैसे ट्रेंड्स को शामिल करना उनके ऑपरेशंस के लिए प्रॉफिटेबल होगा। आपको टॉप तक पहुंचने के लिए फोकस करने की जरूरत है दोस्तों। यदि आपको लगता है कि आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं आप उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो सीईओ के रूप में आपको हायर किए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एम्प्लॉयर्स टीम प्लेयर्स की तलाश करते हैं जो खुद से पहले कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अगर आपको अपने टैलेंट्स के बारे में ही नहीं पता है तो दूसरों को कैसे बताएंगे कि आपकी क्वालिटीज क्या हैं दोस्तों? वहां पहुंचने के लिए एक छोटे तालाब की एक बड़ी मछली बनने की कोशिश करें। ऑथर ने 2600 सीईओज की स्टडी की और पाया कि उनमें से 60% लोग ऐसे थे जिन्होंने कॉर्पोरेट लैडर पर तेजी से चढ़ाई की थी। इन्हें स्प्रिंटर्स भी कहा जाता है। इन लोगों ने एक छोटी फर्म में लोअर पोजीशंस लेने के बाद ऐसा किया था। छोटी कंपनीज में बड़े कॉर्पोरेशन के कंपैरिजन में चेंज और आइडियाज की तेजी को अडैप्ट करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। वहीं बड़ी कंपनीज के पास आमतौर पर आपकी पर्सनल ओपिनियन के लिए कोई टाइम या स्पेस नहीं होता है। इसके अलावा एक छोटी कंपनी में नोटिस किया जाना आसान है। यदि आप अपनी कंपनी या डिपार्टमेंट को सेव या एक्सपैंड करने वाले पर्सन के रूप में पहचाने जाते हैं तो आप किसी भी समय स्पॉटलाइट में खुद को ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेमियन मैकडॉनल्ड्स ने
$50 बिलियन की फर्म जॉनसन एंड जॉनसन में मैनेजरियल पोजीशन को अस्वीकार कर दिया और मेडिकल डिवाइस कंपनी जिमर के $250 मिलियन स्पाइन डिवीजन का लीड करने का फैसला किया। मैकडॉनल्ड्स की लीडरशिप में जिमर ने 12% की ग्रोथ की, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन में वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2% ग्रोथ अचीव करवा सकते थे। फिर 2016 में मैकडॉनल्ड की सफलता से इंप्रेस्ड होकर एक अन्य मेडिकल डिवाइस कंपनी लीवानोवा ने उन्हें सीईओ की पोजीशन ऑफर की। इस केस में आपको ये पक्का करने की भी जरूरत है दोस्तों कि आपको सही कारणों और सही लोगों के थ्रू नोटिस किया जाए। नोटिस होने का पहला तरीका आपकी कंपनी के लोगों से एडवाइस मांगना है। हर कोई गाइडेंस देने में अच्छा महसूस करता है और ऐसा करके वे आपके साथ शामिल हो जाएंगे और आपकी सक्सेस को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आप उन स्किल्स को भी ऑफर कर सकते हैं जिनकी कंपनी में कमी है, जो आमतौर पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज होती है। जब आप ऐसे एरियाज के लिए पहचान बनाने वाले पर्सन बन जाते हैं तो हर कोई आपको नोटिस करता है। नोटिस होने का तीसरा तरीका कंपनी के किसी खास पर्सन का स्टाफ मेंबर बनना है। एक सीनियर मैनेजर के पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आप हाई लेवल मीटिंग्स तक पहुंच सकते हैं। यह आपको कंपनी के ऑपरेशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ यह आपको टॉप एंड के कनेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव बढ़त मिल जाएगी। एक बार जब लोग आपके टैलेंट को पहचान जाएंगे तो आपका सीईओ बनने का रास्ता और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट में इस किताब का मेन मैसेज मैं आपके सामने फिर से दोहराता हूं। सीईओ सुपर ह्यूमन नहीं होते हैं। वास्तव में वे केवल ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिन्होंने खुद में कुछ स्किल्स डेवलप की होती है, जो उन्हें वर्क प्लेस में प्रमोशन पाने की परमिशन देती है। सभी सीईओ की कुछ एक जैसी क्वालिटीज होती है। वे अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, कमिटेड होते हैं और भरोसेमंद भी होते हैं। वे अपने स्टेक होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को समझते हैं। फ्यूचर के अकॉर्डिंग खुद को बदलने और वर्क प्लेस पर एक वेल प्लान्ड सिस्टम को बनाने से भी एक सफल सीईओ बना जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अमेजिंग किताब सुनी। आप अपना महत्वपूर्ण टाइम निकालते हैं दोस्तों और इन किताबों की समीक्षाओं को सुनते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आपको हमारी किताबें पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, हम कोई भी नई किताब अपलोड करते हैं तो उसका इंटीमेशन आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए दोस्तों कि किताबी कीड़े टीम की ये जो मुहिम है 2018 के अंदर 365 किताबों की समीक्षाएं बिल्कुल सिंपल भाषा में जन जन तक पहुंचाने की, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सहयोग करें। पूरे देश से कम 15 जने हमारी वॉलंटियर टीम में जुड़ चुके हैं और हमें सहयोग कर रहे हैं इन किताबों की समीक्षा बनाने के लिए। तन मन धन किसी भी प्रकार आप हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं दोस्तों। 9829644744 पे आप कॉल करके वॉलंटियरशिप के लिए भी रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारी समीक्षाओं को रेगुलर सुनते हैं और लोगों के साथ इसको शेयर भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।